नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर से एक नई तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर खुद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की है। साथ ही इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा है, जो कि आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य ने एक भावुक संदेश लिखते हुए लिखा कि हमने ईश्वर नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। लालू प्रसाद का 2 दिन बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। रोहिणी आचार्य अपने पिता को एक किडनी दान दे रही हैं। तो ये ट्वीट स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने एक भावुक संदेश लिखा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पिता यानी कि अपने पापा को देखा है। आपको जानकारी देते चले कि लालू प्रसाद का 2 दिन बाद किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है और रोहिणी आचार्य खुद अपने पिता को अपनी एक किडनी डोनेट करेंगी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसके साथ ही एक भावुक संदेश रोहिणी आचार्य की ओर से लिखा गया। इसके पहले भी जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर आए थे तो एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और वो वीडियो भी रोहिणी आचार्य की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि एक कविता के जरिए अपने पिता की महत्ता को उन्होंने बताया था। और आज फिर से एक ट्वीट, एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है लोगों के साथ और लिखा है कि हमने कभी ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पिता को जरूर देखा है। और बड़ी खबर आपको भोजपुर से बताते चले, जहां पर मंडल कारा में छापेमारी की गई और इस छापेमारी में 35 मोबाइल फोन, सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। इस छापेमारी के बाद जेल महकमे में हड़कंप मच गया है और इस कार्रवाई के बाद डीएम के निर्देश पर जेल अधीक्षक ने जेल उपाधीक्षक इमाम खान को निलंबित कर दिया है। साथ ही 2 कक्षपाल को भी यहां पर निलंबित कर दिया गया है। जेल में हुई छापेमारी में जमीन के अंदर 5 से 7 फीट गड्ढे से ये मोबाइल फोन की जब्ती हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भोजपुर से, जहां पर मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 35 मोबाइल, चार्जर और सिम कार्ड यहां पर बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर 35 मोबाइल फोन, चार्जर और सिम कार्ड की बरामदगी हुई। छापेमारी के दौरान एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है और कार्रवाई करते हुए डीएम के निर्देश पर जेल अधीक्षक ने जेल उपाधीक्षक इमाम खान को यहां पर निलंबित कर दिया है। न सिर्फ इमाम खान बल्कि उनके साथ 2 कक्षपाल को भी यहां पर निलंबित किया गया है। और इस छापेमारी के बाद अब जेल महकमे में, जेल प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया है। 35 मोबाइल, चार्जर और सिम कार्ड यहां पर जब्त किए गए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर भोजपुर जेल में छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 35 मोबाइल, चार्जर और सिम कार्ड यहां पर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जेल अधीक्षक ने जेल उपाधीक्षक इमाम खान को निलंबित कर दिया है। और पूर्वी चंपारण से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के पीछे आग लगी है। सब्जी बाजार में आग लगी है, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो रेलवे स्टेशन के पीछे ये आग लगी। सब्जी बाजार में भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। आरपीएफ के जवानों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। यहां पर स्टेशन परिसर जो बाल बाल बच गया है। घोड़ासहन रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना, जहां पर रेलवे स्टेशन के पीछे अगलगी की घटना सामने आई। सब्जी बाजार में यहां पर भीषण आग लगी है, जहां पर लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी थी और लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आरपीएफ जवानों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के नवगछिया से, जहां पर अगलगी की घटना सामने आई है और इस अगलगी में 50 घर करीब जलकर राख हो चुके हैं। करीब लाखों का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए करीब 50 घर जलकर राख हो गए, जिसमें कई जानवर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आग खाना बनाने के दौरान लगने की बात कही जा रही है। ग्रामीण आग लगने की सूचना पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर ग्रामीण काबू नहीं पा सके।
जिसके बाद अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने की घटना से लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर छोटे लालपुर में ये भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। 50 घर यहां पर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें जो सामान रखे थे घर में वो भी जल गए हैं, साथ ही कई जानवर भी यहां पर जले हैं। खाना बनाने के दौरान ये आग लगी। हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया और आग पर हालांकि अभी तक काबू पा लिया गया है। और बड़ी खबर आपको गुजरात के राजकोट से बताते चले, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और इस अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री काफी समय से बंद थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद, काफी मुश्किलात के बाद आग पर काबू पा लिया है। बंद पड़ी इस फैक्ट्री में आग की लपटें इतनी तेज थी कि आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह रही कि किसी के जान का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री बहुत वक्त से बंद चल रही थी। और देखिए, बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर परिषद उम्मीदवार की यहां पर हत्या की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है। जानकारी ये मिल रही है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी के साथ अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तभी 4 की संख्या में आए बदमाश वहां पर पहुंचे और गोलियों की उन पर बौछार कर दी। एक गोली सहयोगी के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां राजेश श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि सहयोगी जिमी का इलाज इस वक्त जारी है। मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि अपराधियों की पहचान लगातार की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से जोड़कर पुलिस देख रही है। शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति की गोली मार दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति का डेथ हो चुका है और एक इलाजरत है, और जिन व्यक्ति का डेथ हुआ है वो वहाँ के नगर परिषद के प्रत्याशी भी है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। और अभी तक हम लोग जो अलग अलग बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। गोलियां अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने राउंड चलाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से बात करने के बाद नहीं, अभी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस संबंध में बयान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी अलग अलग बिंदु पे देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली। और पटना का कालिदास रंगालय उस वक्त अखाड़ा बन गया जब कलाकारों के 2 गुटों के बीच यहां पर जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। दरअसल सचिव पद को लेकर यहां पर काफी लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी और इसी को लेकर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 कलाकारों के गुटों के बीच मारपीट की ये घटना, अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस संस्था में सचिव पद को लेकर सालों से लड़ाई चली आ रही है और दोनों गुटों के कलाकारों के बीच इसी बात को लेकर अभी भी मारपीट हुई। वीडियो 21 नवंबर का बताया जा रहा है, जब रंगकर्मी एक साथ जुटे थे और घंटों यहां पर बवाल मचा। तो कलाकारों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। सचिव पद को लेकर यहां पर काफी लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी और इसी बात को लेकर एक बार फिर से जो कलाकार का 2 गुट है वो आपस में भिड़ गया। यहां पर जमकर मारपीट देखने को मिली। 21 नवंबर का ये वीडियो, और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है।
और दानापुर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां पर जो तमाम युवा हैं वो बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। सीधे आपको वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन सिवान से आए अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया जारी है। फिजिकल परीक्षाएं यहां पर ली जा रही हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम खड़े हैं दानापुर के अग्निवीर भर्ती ग्राउंड में और यहाँ रैली चल रही है। अग्निवीर की ये जो है दानापुर में पहली रैली है और अग्निवीर की परीक्षा देने के लिए ये अभ्यर्थी सिवान से आए हैं। ये देख लीजिए भारी संख्या में सिवान से जो अभ्यर्थी आए हैं उन्हें यहाँ पे बीम के लिए जो है बैठाया गया है। 3-4 प्रोसेस पूरा होने के बाद, दौड़ निकलने के बाद, उसके बाद जो है ऊंची कूद, उसके बाद जो है जिग जैग प्लेटफॉर्म पे जो है इनका पास आउट होने के बाद जो है यहाँ पर जो है बीम के लिए लाए गए हैं और बीम के लिए जो है यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है और इन टेस्टों को पार करने के बाद ही जो है लोग आर्मी में जो है शामिल होते हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद जो है यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ये बीम का प्रक्रिया हो रहा है जिससे जो है सिलेक्शन होने के बाद मुहर पड़ता है और इसके बाद जो है जितना बीम जो है ये लोग मारते हैं उसकी मुहर जो है इनके शरीर के अंगों पे पड़ता है। 10 जो है बीम जो है इन्हें मारना है और उसी प्रोसेस के बाद जो है ये यहाँ पर खड़े होते हैं और इन पे जो है मुहर भी जो है लगाई जाती है। ये देख लीजिए मुहर की प्रक्रिया जो है दिया जा रहा है। जो जितनी जो है बार बीम मारते हैं उसका जो है यहाँ पर जो है प्रक्रिया में उनका जो है दर्ज किया जाता है और यहाँ पर जो जज होते हैं वो जज यहाँ पर शामिल हैं और ये देखने के लिए कि कौन कितना जो है बार ये प्रक्रिया पूरा किया है और इसी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो है यहाँ लोग जो है पहुँचते हैं और अग्निवीर में जो है शामिल होने की जो है इन सभी प्रक्रियाओं को ये लोग पूरा करते हैं। और यहाँ पे जो है इनके अधिकारी भी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हैं जांच के लिए। ये जो है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही जो है ये यहाँ पर जो है सेलेक्ट होंगे और इन्हें फिर आर्मी में शामिल किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी और फिर शामिल किए जाएंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की मौजूदगी इस वक्त पटना में है, जहां पर इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और इसमें सफलता भी मिली है। बताते चले आपको कि ठगी जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 3 करोड़ 28 लाख की ठगी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मोहन नगर थाने में 11 नवंबर 2022 को स्क्रैप कारोबारी ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस अपना अनुसंधान करते हुए स्क्रैप कारोबारी से ठगी कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार करने पटना पहुंची और यहां पर पुलिस को सफलता भी मिल गई है। बुद्धा कॉलोनी थाना स्थित किदवईपुरी से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी करने वाले युवक राजीव रंजन को यहां पर छत्तीसगढ़ की पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर निगरानी की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार हमने आपको खबरें बताई कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और वहां पर कई चीजें जो है वो बरामद की गई। अवैध संपत्ति का मामला हो या फिर उगाही का मामला हो, इसमें तमाम खबरें सामने आई। जो ताजा मामला आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित संजीत कुमार को कल निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके ठिकानों पर निगरानी विभाग की ओर से छापेमारी की गई। संजीत कुमार के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए नगद जब्त हुए, जबकि 28 लाख रुपए के आभूषण निगरानी ने जब्त किए। कल दिन से शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चलती रही। दरअसल कार्यपालक अभियंता के खिलाफ दानापुर के अवधेश गोप ने शिकायत दर्ज कराई थी। ग्लोबल एजेंसी के संचालक अवधेश गोप का भवन निर्माण विभाग में कराए गए 3 काम में करीब 16 लाख रुपए भुगतान बाकी है और इसी पैसे के भुगतान के एवज में इंजीनियर ने 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए नोटों का बंडल आपको दिख रहा होगा। कुल ये 1 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, जहां पर छापेमारी में इस चीज का खुलासा हुआ। इंजीनियर के ठिकानों पर
रेड मारी गई। 2 लाख रुपए घूस लेते इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब इसके ठिकाने पर छापेमारी की गई तो इनके घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। वहीं 28 लाख रुपए के आभूषण भी यहां पर जब्त किए गए हैं। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर लूट का AK-47 और कारतूस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस छापेमारी अभियान के दौरान गई थी, वहां पर ग्रामीणों की ओर से AK-47 और कारतूस लूट लिए गए थे, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। वैशाली पुलिस से ये लूट हुई थी, देर रात बरामदगी हुई है। लावारिस हालत में AK-47 मिला है। पुलिस टीम पर हमला हुआ था और हमले में 2 जवान जख्मी भी हो गए थे। भुईधरा सोनवर्षा चौकी है पूरी घटना, जहां पर पुलिस टीम पर ग्रामीणों की ओर से हमला किया गया था और यहां पर वैशाली पुलिस से AK-47 और कारतूस लूट लिए गए थे। लेकिन अब AK-47 और कारतूस पुलिस की ओर से बरामद कर लिया गया है। देर रात इसकी बरामदगी हुई है। लावारिस हालत में AK-47 मिला है। के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भुईधारा सोनवर्षा चौक पर बीती रात वैशाली की पुलिस टीम से AK-47 की लूट हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इस पूरे मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। AK-47 जो सूत्रों से पता चल रहा है बरामद कर लिया गया है और जो गोली थे जिसकी लूट हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो जो पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, तो इस मामले में समस्तीपुर पुलिस कामयाब रही है। और बता दें कि घटना के बाद वैशाली के हाजीपुर DSP भी यहां पे पहुंचे थे और वह भी छापेमारी में साथ थे और जो वहां के पुलिस टीम थी वह भी साथ थी। और इस घटना में जो हमला के दौरान 2 पुलिसकर्मी वैशाली पुलिस के जख्मी हुए थे और यहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी मुफस्सिल थाना पर है, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, हथियार के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? जो कुछ भी गया था सभी बरामद हो चुका है। बरामद हो चुका है? बिल्कुल। ये कहाँ से बरामद हुआ? ये जानकारी अभी हमें नहीं मिली है, क्योंकि हमारी ड्यूटी रात में नहीं थी। अच्छा। हम सवेर पहर आए हैं ड्यूटी में, इसलिए हमको इस बात की जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिश्रा। ये अशोक कुमार मिश्रा है जो इस वक्त OD पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे तैनात है। और बड़ा अपडेट जो है, जो लूटी गई AK-47 था और कारतूस, उसे घटना स्थल से कुछ ही दूर अलग हटकर बरामद कर लिया गया। तो समस्तीपुर पुलिस के लिए जो सरदर्द बना था लूट के बाद, वो सरदर्द समस्तीपुर पुलिस की खत्म होती नजर आ रही है। इस मामले में जो अब जानकारी मिल रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और खबर आपको छपरा से बताते चले, जहां पर 1 नवंबर को 2 मछली व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी और अब इस पूरे मामले में पुलिस की छानबीन भी जारी है। आपको बताते चले कि दोनों शवों की पहचान हो चुकी है। शव की पहचान मुजफ्फरपुर के विनोद सहनी और मढ़ौरा के सिलहौरी के तिमन राय के रूप में की गई है, जो मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में मछली का थोक व्यवसाय करते थे। दोनों पार्टनर 1 नवंबर को मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए चले थे और 1 घंटे के बाद दोनों का मोबाइल फोन बंद हो गया था, जिसके बाद परिजन उनकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच बीती रात दोनों का शव अमनौर के पहाड़पुर चवर में बरामद किया गया। दोनों की बेरहमी से पीट कर हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई है। फोन ढूंढ का बंद बताने लगा तो हम लोग इधर उधर पता किए तो कहीं नहीं मिले। तो उसके बाद कल रात्रि 10:30 बजे रात को पता चला, अमनौर थाना से कॉल आया था शायद। तो हम लोग को परेशान हो गए कि शायद पापा ही होंगे, तो फोटो आया था तो हम लोग पहचाने। और मछली के लिए धंधा करके दोनों एक साथ ही निकला था और उसके बाद में जो है से हम लोग को पता नहीं चला कहाँ क्या हुआ। कल जो है से रात में पता लगा है, मोबाइल पर आया से वो लोग का मर्डर हो गया है कहीं रास्ता में।
और खबर आपको मुंगेर सदर अस्पताल से बता रहे हैं, जहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल आपको जानकारी देते चले कि यहां पर महिला सर्जन की गैर मौजूदगी में जो ओटीटी ऑपरेटर हैं या फिर आप नर्स को देख लीजिए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये लोग जो है वो महिला का ऑपरेशन करते हैं, यानी कि बंध्याकरण का ऑपरेशन किया जाता है इनकी ओर से। इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने जमकर यहां पर बवाल काटा और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं हंगामे की सूचना पर डीपीएम और अस्पताल उपाधीक्षक ओटी पहुंचे और मामले की जानकारी ली गई। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का यहां पर आश्वासन दिया गया है। डॉक्टर आया एगो पोता से, वो बोला कि चलो चलो आप कौन है पूजा देवी, कौन अंजना देवी, फिर वो नाम पुकारा गया अंदर। उसके बाद हम अंदर गए तो बोले कि सर ऑपरेशन होगा। बोला हाँ, बोले सर डॉक्टर आ गया है। तो वो बोला कि जो पोता से है, बोला कि हाँ आ गया है डॉक्टर। तो बोले कि अंदर में लेडीज भी है ना, तो बोला कि हाँ अंदर में लेडीज भी है। उसके बाद हम बाहर निकाल दिया हमको, बोला बाहर जाइए, मेरे पास में बाबू था, हम बाहर लेकर आ गए। उसके बाद में हल्ला सुन रहे कि डॉक्टर नहीं था, ऑपरेशन वो हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में 16 महिलाओं का बंध्याकरण होना था और डॉक्टर निर्मला गुप्ता उसकी मुख्य सर्जन थी। जैसा कि शिकायत मिली है लोगों से कि मैडम समय पर मौजूद नहीं थी, परंतु उनकी अनुपस्थिति में उनका ऑपरेशन यहाँ के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था। मैं अंदर जाकर के इसकी तहकीकात भी की तो ऐसा मुझे ऐसी जानकारी मिली कि मैडम थी और ऑपरेशन भी उन्होंने किया है। को बताते चले कि जो उनका पैतृक गांव है जिरादेई, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिरादेई स्थित आवास पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर उनकी ओर से माल्यार्पण किया गया। अवध बिहारी चौधरी के अलावे डिस्ट्रिक्ट जज डीएम अमित पांडे और एसपी शैलेंद्र सिन्हा ने राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बार नहीं, बहुत बार मैं आया करता हूं, चाहे मैं एमएलए रहूं, चाहे मैं स्पीकर नहीं रहूं, चाहे मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में जीरादेई को भी मैं दर्शन करता रहा हूं और अपने निवास स्थान पर भी इनके जयंती को खूब धूमधाम से मैं मनाने का काम करता हूं। 3 दिसंबर उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर लोग आकर एक औपचारिकता पूरा करते हैं। औपचारिकता के अलावा यहाँ कुछ दिखता नहीं है, न कोई सरकारी कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम भी होता है तो अब पता नहीं कैसे समय का भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। और देखिए, विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने को लेकर एक अपील की है लोगों से और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया और इसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है वो आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहाँ, मिलकर ले हम ये जिम्मेदारी, है ना। ये हम सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, तो जिम्मेदारी लेगा तो ही सफाई हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।